आंसर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति आसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम क्लास 12th में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट थ्योरी। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये लेक्चर सेट थ्योरी जो है 11th का है, लेकिन मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें कैलकुलस हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके लिए मुझे फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन को समझने के लिए रिलेशन समझना पड़ेगा, और रिलेशन को समझने के पहले हम लोगों को सेट थ्योरी समझना पड़ेगा। तो ये लेक्चर आप लोगों को पहले समझ लो कि 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं इसको, 12th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों के लिए यूजफुल है। मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। जनरली ये बच्चे इस चैप्टर में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये लैंग्वेज पर बेस्ड होता है, लैंग्वेज ज़्यादा इसमें होता है, टीचर लोग बहुत ज़्यादा लैंग्वेज दिखाते हैं। मैं लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहना, मेरे पूरे लेक्चर को 1 by 1 फॉलो करना। मैं दावा करता हूँ कि आप लोग का ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। और उसके बाद कैलकुलस में देखना तुम लोग बवाल मचाओगे, तुम धमाल मचा दोगे, गर्दा गर्दा उड़ा दोगे कैलकुलस को। कैलकुलस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैलकुलस सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए तो इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। इसलिए सेट थ्योरी आप लोग मन लगा के पढ़ना, ठीक है। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे आज सेट थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट। व्हाट इज सेट? पहले मैं समझाऊंगा कि सेट क्या होता है, कि चिंता मत करना, सेट बहुत ही इजी चैप्टर है। आराम से एक एक बात को सुनना। मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा होता है, मेरा कंटेंट मैं लेकिन उसमें पूरा डालता हूँ। बस पेशेंस रखकर आप लोग देखो, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। किसी ने खूब कहा है कि जब आए हो किरदार ज़मीं पे जब निभाने को, आए हो किरदार निभाने को जब ज़मीं पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे, ओके। तो ये बहुत ही फेमस लाइन किसी शायर ने कहा था, तो आप लोगों के लिए बोल दिया। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा शेर व शायरी आप लोगों को अगर है आपके पास तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करो, कमेंट में लिखो, ओके। और जैसे सपोर्ट कर रहे हो, लव कर रहे हो, ओके, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, ऐसे आगे बढ़ते रहो। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा। अब वीडियो अपलोड कंटिन्यू होगा, लेक्चर अपलोड मैं कंटिन्यू करूंगा, बस आप लोग साथ देते रहो इसी तरह, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों के सेटअप के लिए मैं आप वीडियो पे आऊँ। कुछ दिन पहले मैंने ऑडियो पे पढ़ा रहा था, लेकिन इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ लाने वाला हूँ, खासतौर से 11th-12th के बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो बने रहो मेरे साथ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं सेट थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो ये सेट क्या है, मैं पहले सेट को समझाऊंगा आप लोगों को बहुत ईजी एग्जांपल लेकर के। जो सेट का सिंपल मीनिंग है कलेक्शन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं पहले कलेक्शन बताता हूँ, कलेक्शन। मैं यहाँ पर कुछ दूर हटा के लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डेफिनेशन में थोड़ा सा बाद में मॉडिफिकेशन करूंगा, ओके। सेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन। हिंदी में इसको संग्रह बोलते हैं, संग्रह, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा कलेक्शन बोल देते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लेकिन कलेक्शन का मीनिंग अलग है, लेकिन मैं चलो अभी मैं सिंपली आपको समझा दूं कि सेट क्या है, कलेक्शन है, ओके। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है मैथमेटिक्स में, ओके। मैथमेटिक्स में कंप्लीटली कंसेप्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है, सवाल आपको बनाने आना चाहिए, और कंसेप्चुअली सवाल भी बनेगा आपको, ओके। बस कंसेप्ट क्लियर करो और कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना आप लोगों को, ओके। और उसका जो मैं बताऊंगा, जो लिखूंगा उसको नोट करना। मैं स्क्रीनशॉट का भी मौका दूंगा आखिर में, पूरा मैं जो एक बोर्ड में भर दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। सो आप लोग चिंता मत करना, लिखने का चिंता मत करना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक एक बात को, कभी कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा बात में लिख देता हूँ साइड में, किसी बच्चे को नहीं आता तो वो नोट कर लेगा साइड कॉपी में। इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठो, अब बैठ के पढ़ो, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो, लेट के मत पढ़ो कभी, ओके। तब फायदा आएगा। तो एनर्जी में रहो, तब एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। चलो तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, आज का चैप्टर टॉपिक सेट। सेट मतलब क्या होता है सर? कलेक्शन। कलेक्शन आप, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कलेक्शन क्या। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर क्लियर करता हूँ मैं, ओके। पहले सेट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैशटैग दे करके कि सेट्स, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, सेट्स, यहाँ पे मैं हैशटैग 01 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेट्स आर जनरली, ओके, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ओके। मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा, सो डोंट वरी, कैपिटल लेटर्स। सेट को कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए, ओके। मैं लास्ट में मौका दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करना, ABCD XYZ, ओके। जनरली कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, सेट को, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से एक पॉइंट को समझो। सेट क्या होता है सर? जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक कलेक्शन लिख रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि सेट जो है एक कलेक्शन है। कलेक्शन मैंने समझा दिया, कलेक्शन आप समझो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ all vowels in English alphabet, English alphabet,
आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है? पता है आप लोगों को, इतना तो पता ही होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स क्या होता है सर? आपको पता है ए आता है वॉवेल्स में, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। ओके, ये कलेक्शन, ये वॉवेल्स है। इन सभी ये सेट के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर ओके पूरा वॉवेल्स आएगा। सिर्फ वॉवेल्स लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया, डिफाइन कर दिया। अब इसको क्या करो, कॉमा दे दो, कॉमा देकर लिखो और उसको मिडिल ब्रेक लगा दो, बात खत्म, हो गया। यही सेट हो गया, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। मैं रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी, पहले अभी समझ लो। तो ये सेट के अंदर एलिमेंट हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल्स हैं, इसलिए वॉवेल क्वेश्चन में बोल रहा था कि वॉवेल्स का सिर्फ हमको सेट बनाना था। ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यू नो वेरी वेल। ओके, अच्छा से आप जानते हो कि वॉवेल्स कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू। आप सुनो अच्छा से, मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूँ मैं। हैशटैग 01 में लिख रहा हूँ मैं। ओके, हैशटैग 02 में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो ध्यान दो, हैशटैग 02। ओके, ऑर्डर, ओके ध्यान देना आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट में लिख रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सेट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in a set doesn't matter, does not matter। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना। मैं लिखने का मौका दूंगा, डोंट वरी, नोट्स भी बन जाएगा कोई, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि नोट्स भी मिल जाए, बन जाए। नोट जरूर बनाना, काम आएगा बाद में, रिवीजन करने में बहुत टाइम एग्जाम काम आता है। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ओके लिखना, जरूर लिखना। कोई बात समझ नहीं आए तो जरूर आप लोग पूछना मुझसे कमेंट करके। ओके, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डजंट मैटर। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उस सेट के अंदर वो मैटर नहीं करता है। ऑर्डर का मीनिंग क्या हो सर? ऑर्डर देखो गौर से, आप चाहो इस सेट को तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ए लिखो ना, तुम चाहो तो ई लिख दो पहले, तब ए लिखो, तब यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हो आप, आगे पीछे कर सकते हो। यानी सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट डजंट मैटर, मैटर नहीं करता सेट के अंदर। ओके, इन ए सेट आप आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि आई को पहले लिख सकते हो, ई को बाद में लिख सकते हो, ओ को बाद में लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। जिस तरह भी लिखना चाहो लिख दो, ये सेट सेम ही रहेगा, इक्वल ही सेट रहेगा। ओके, पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट डजंट मैटर। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं दूसरा पॉइंट हैशटैग 03 करके लिख रहा हूँ। ओके, इसी एग्जाम्पल के लिए। ओके, मैं लिख रहा हूँ, अच्छा से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं लूंगा, समझ में आ जाएगा। हैशटैग 03, ईच एलिमेंट इन अ सेट, ईच एलिमेंट इन ए सेट taken once। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं आपको। ओके, हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर एक ही बार लेना है। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं आपको एग्जांपल, सुनना अच्छा से, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, जैसे कि मैं इसका नाम कुछ दे दूं, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, सेट ए ले लिया है, अब सेट बी ले रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ, ओके कलेक्शन ना बोल के मैं लेटर सेट भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे सेट भी बोल सकता हूँ। ओके, ध्यान देना, सेट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, इन दी वर्ड, ओके मैथमेटिक्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स, दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा। चलो ठीक है, दिख रहा, मैथमेटिक्स। ओके, अब क्या है मैथमेटिक्स में, आप सुनो, एम कितना बार आया है मैथमेटिक्स में, तो आप लोग ध्यान दो, मैथमेटिक्स में एम कितनी बार आया है बताओ, एम कितना टाइम आया, एम 2 टाइम्स आया, एम 2 टाइम्स आया। चलो उसके बाद ए बताओ कितनी टाइम्स आया, लेटर ए 2 टाइम्स आया। तुम बताओ ये कितने टाइम्स आए हैं, एम ए, टी कितने टाइम्स आए हैं सर, टी भी 2 टाइम्स आए हैं, टी भी 2 टाइम्स आए हैं, 2 बार आए हैं। उसके बाद एच बताओ, एच कितने टाइम आया है सर, एच 1 टाइम आया है, 1 टाइम। सर एच के बाद बताओ ई कितने टाइम आया है, 1 टाइम। सर आई कितने टाइम आया है बताइए, आप लोग बताइए, खुद से बताओ, बोलते भी रहो, क्लास में एकदम क्लास वाला फीलिंग आएगा आप लोग को, एकदम अच्छा से पढ़ो। आई कितने टाइम आया है सर,
आई भी वन ही टाइम आया, उसके बाद आई के बाद क्या, सी एस, सी भी वन टाइम आया, एस भी वन टाइम आया। ओके चलो काउंट करो, 2 2 4 2 6 6 4 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके चलो ठीक है, सही है। तब बी को कैसे लिखेंगे, सेट का लेटर। अब सुनो मैंने क्या वर्ड लिखा है ये वाला, ये सेंटेंस को समझो। ईच एलिमेंट इन अ सेट टेकन वंस, हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे अब देखो एम कितनी बार आया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल में बोला है कि मैथमेटिक्स में जो लेटर है उस लेटर का सेट बनाओ, उस लेटर का सेट बनाना है। अब बताओ मैथमेटिक्स में एम तो दो बार आ गया, तो एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लिख देंगे, 2 बार ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा, ईच एलिमेंट इन अ सेट टेकन वंस, एक ही बार लेना है हर एक एलिमेंट को। तो एम को वन ही टाइम लेना, चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, जितनी बार आएगा एक ही बार लेना है एलिमेंट को। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को। ओके, 2 ए भी 2 टाइम्स लेना है, एक ही बार लेना है। टी भी 1 टाइम्स लेना, 1 टाइम लेना है। एच भी ई आई सी एस। ओके चलो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 3 11, सही है। तो इस तरह लिखना है। हाँ आगे पीछे आप कर सकते हो, मैंने बताया आपको कि ए को पहले लिख दो, एम को बाद में लिख दो। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डजंट मैटर। सेकंड थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि ईच एलिमेंट इन अ सेट टेकन वंस, हर एक एलिमेंट को एक एक बार लेना। एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल बहुत ईजी है, मैं लिख रहा हूँ, सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके उसको आप लोग लिख लेना, उसको मैं घेर दे रहा हूँ, उस साइड का है। चलो मैं लिख रहा हूँ, सेट ऑफ all letters in the word क्या है, क्वेश्चन मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। इन दी वर्ड मिसिसिपी, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा मिसिसिपी सर कैसा वर्ड है, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने 11th क्लास अगर परमुटेशन पढ़ा होगा तो उसमें चर्चा सुना होगा। मिसिसिपी चलो एक वर्ड है, अब इसका भी बनाओ, फिर बताओ एम कितना टाइम आया सर, बताओ खुद से बताओ। 1 एम हो गया, एम 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 1 टाइम है। उसके बाद आई बताओ कितना टाइम आया, एम 4 टाइम है। आई 1 1 2 3 4 हो गया। एस बताओ, एस 4 टाइम आया। ओके अब बच गया क्या सर, पी 2 टाइम आया, देखो 2 टाइम आया, करे देख लो आप लोग, लिख लेना समझाने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। 4 1 9 9 5 11 ठीक है, सही है। 1 2 3 4 6 11 सही है। तो इसका सी लिख दो, सी को कैसे लिखोगे, एम आई एस पी हो गया, इसको घेर लो उधर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैंने समझाने के लिए लिखा है, मिसिसिपी का ये हो गया। तो 2-3 पॉइंट याद रखना है। एक तो सेट को जनरली कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। #02 में मैंने आप लोगों को लिखा दिया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि आप इसमें एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हो, रिपीट नहीं करना है। एक अगर 2 बार एलिमेंट आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, 3 बार भी आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, 1 बार आ रहा है एक ही बार लिखना, अच्छी बात है। ओके चलो, तो ये हो गया आपका सेट का छोटा मोटा डेफिनेशन। अब ये सेट का मैं डेफिनेशन को मुकम्मल कर देता हूँ, तो अब स्क्रीनशॉट लेना। अब ये डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। और वेल डिफाइंड एक नया वर्ड आपको जुड़ेगा। ये वर्ड क्या है आगे वाला स्लाइड पे देख लो, मैंने इसको मैं मिटा दूंगा तब उसके बाद। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मैंने बोला कलेक्शन है तो इस सेट का पहले मैंने मतलब बता दिया आप लोगों को। चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अब मैं उसको और उस पे आता हूँ डेफिनेशन पे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप लोगों ने, ले लिया ओके मिटा दूं मैं, ओके स्क्रीनशॉट। अब लिख लेना आराम से। देखो क्या करना आप लोग, देखो जब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो 1 घंटे का वीडियो जाए तो आप लोग क्या करो, अगर किसी बच्चे को थकावट होती है, लेजीपना होता है, लेजी आपको फील होता है, तो आप क्या करो कि उस वीडियो को 15-15 मिनट के गैप पे देखो, 15 मिनट 20 मिनट तो खत्म हो जाएगा। आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी, बोरिंग भी नहीं होगा लेक्चर। ओके मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मैं पूरा कंटेंट दूंगा आपको, अच्छा क्वालिटी वाली पढ़ाई मिलेगी। वो अधूरा वाला नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, और जहाँ पे बोरियत महसूस हो थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, चाहे पानी उनी पी लो या फ्रेश होकर आ जाओ, फिर देखो अच्छा से। ऐसे पढ़ाई होती है, तब मजा आएगा आप लोग पढ़ने में। ओके चलो मिटा दूं मैं इसको। अरे यूट्यूब पे 3-3 घंटे का बच्चे लोग वीडियो देख रहा है, 5-5 घंटे का वीडियो देखता कैसे, क्यों नहीं देखेगा? पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। ओके चलो मैं मिटा रहा हूँ। ओके चलो अब मैं आता हूँ और एग्जाम्पल पे। 3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो। ओके डेफिनेशन नहीं मिटा रहा हूँ, मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। ओके चलो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। 3 एग्जांपल तक हो गया, 4 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। या अब कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छा से।
ओके मैं एक सेट ले रहा हूं X, मैं लिख रहा हूं कलेक्शन ऑफ, मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं, मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं #04 करके। ओके ऑल कलेक्शन में कलेक्शन में और मे नॉट बी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा, मे नॉट बी सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा, समझो अच्छे से। मैंने बोला कलेक्शन, सेट क्या है, सेट व्हाट इज सेट, सेट इज अ कलेक्शन। अरे एग्जांपल समझो कि सेट हम लोग रियल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। सेट सुनो होगा आप लोगों ने घर में, टी सेट, सोफा सेट सुना है ना। अरे जब घर में शादी होता है सिस्टर का या किसी की बेटी का, ओके, तो मम्मी इंतजाम करती नहीं करती, लड़की लोग देखकर हंस रही होगी कि मम्मी, लड़की लोग बोलेगी सर मेरी मम्मी तो इंतजाम कर ली है मेरे लिए। अरे अभी मत शादी करो, ओके, पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ करियर बना लो, तब आगे कुछ करना, ठीक है। तो सोफा सेट में क्या एक ऑब्जेक्ट आता है, सोफा सेट में वो जो बैठने वाला होता है तो वो तो आता ही है, चेयर भी आता है, टेबल भी आता है, ओके। तो सोफा सेट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है वो। टी सेट में क्या सिर्फ कप आता है, कप भी आता है, ट्रे भी आता है, कप बनाने वाला, चाय बनाने वाला केतली भी आता है, ओके, स्पून भी आता है, तो वो आ जाता है टी सेट के अंदर, ओके। तो टी सेट मतलब जब भी सेट लग गया ना, सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन, ओके, दैट्स इट, इतना ही कलेक्शन। अब और भी कुछ सुना होगा आप लोगों ने, शरबत सेट, लड़की लोग समझ रही है, शरबत सेट, ओके, बहुत सारा सेट होता है। तो सेट का मतलब ही है कलेक्शन, तो ये तो क्लियर है कि सेट का मतलब कलेक्शन है। तो इस सेट है तो कलेक्शन है, लेकिन क्या सभी कलेक्शन सेट है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैंने लिखा कलेक्शन मे और मे नॉट बी सेट, माने ऑल कलेक्शन मे और मे नॉट बी सेट। जो कलेक्शन होगा वो सेट हो भी सकता है, नहीं भी सकता, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है सर? समझाता हूं मैं, एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल से सारी बातें क्लियर होगा, मैं जो भी दूंगा आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से ही बात क्लियर होगा, डोंट वरी। और मैं एग्जांपल बेहतरीन एग्जांपल ले रहा हूं, ओके। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कलेक्शन है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल, ध्यान देना, ऑल ब्यूटीफुल, वाह सर ब्यूटीफुल, आहा सर ब्यूटीफुल कैसे बोल दिया आपने, हम समझ गए सर आप क्या लिखने वाले हैं। हाँ, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 11th ऑफ क्लास 11th इसलिए ले रहा हूँ कि चैप्टर ये 11th का चैप्टर है, इसलिए मैं 11th के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑफ क्लास 11th इन योर कॉलेज। वाह, लड़का लोग तो खुश हो गया होगा, नहीं जी, चलो कोई बात नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है, ओके। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 11th इन योर कॉलेज, ओके। चलो मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप लोगों को देखना, दोनों एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल इसको 3 था ना, 4 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, ये 5 कर देता हूँ, ओके। चलो मैं फिर x लिख रहा हूँ, एक मैं y लिख रहा हूँ, y सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कलेक्शन ऑफ, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज है सर, ओके। क्लास 11th, सर कितना काट कुट करते हैं, कहे ना मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको मैं भरपूर दूंगा, ओके। ऑफ क्लास 11th इन योर कॉलेज, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th इन योर कॉलेज, एक ही में हो गया, चलो हटाओ, इन योर कॉलेज, यस सर। लड़की का नाम सुनते ही लड़का लोग खुश हो गया होगा, नहीं जी चलो ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कॉलेज, देखो ये कलेक्शन ब्यूटीफुल लड़कियों का है, ये सिर्फ लड़कियों का है, माने इसमें सारी लड़कियां आ गई। अब ये चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखो मैं आपको सीधे बोल रहा हूं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये वेल डिफाइंड है, सीधे समझो। कहो सर क्यों नहीं वेल डिफाइंड है ये कलेक्शन एक्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट भी नहीं है, यानी कि ये सेट नहीं है। मैं लिख रहा हूं, दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, एक्स इज नॉट अ सेट, एक्स इज नॉट अ सेट। कहो सर क्यों, वाई सर, मैं बता रहा हूं, ओके। एक्स इज नॉट अ सेट, वाई? Because this is not a well defined, this is not well defined. Y is a set because this is a well defined. मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं कर रहा हूँ मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, चिंता मत करना। सर क्यों नहीं है ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप सुनो अच्छे से। माने कि लड़कियों का सेट है, ये ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन है, ये सिर्फ गर्ल्स का कलेक्शन है। चलो ब्यूटीफुल गर्ल्स सुनो, अब सुनो, तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं 11th क्लास में, मान लो कि 50 लड़की पढ़ती है,
अब तुमने एक सिलेक्शन कर रखा अपने लिए, कोई लड़का को, मैं लड़का से बात कर रहा हूँ, मान लो कि एक लड़का ने तुम हो जैसे, तुम लोग जो सुन रहे हो, कोई एक लड़का, ओके, तो मान लो कि एक लड़का ने अपनी एक सिलेक्शन करके रखा हुआ कि वो मेरी वाली है। ओह यस सर, खुश हो गए हो तुम लोग? नहीं, अंजलि, चलो अंजलि, अंजलि, चलो ठीक है। तो अंजलि एक नाम की लड़की है, तो वो लड़का उसको लव करता है, प्यार करता है, ओके। तो वो अंजलि उसके लिए खूबसूरत है, क्योंकि उसने वो कह रहा है कि वो मेरे लिए खूबसूरत है, ओके, उसके लिए खूबसूरत। लेकिन कोई और लड़का होगा, उस लड़की के लिए वो अंजलि खूबसूरत नहीं भी हो सकती है। माने एक खूबसूरत लड़की किसी के लिए खूबसूरत हो भी सकती है, किसी के लिए खूबसूरत नहीं भी हो सकती है। यानी जो ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है वो सही चीज, माने कि सही तरीके से डिफाइन नहीं है। किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है। माने वो लड़की किसी के लिए खूबसूरत हो भी सकती है, किसी के लिए खूबसूरत नहीं हो सकती है। मान लो एक काली लड़की ही है, लेकिन किसी के लिए वो खूबसूरत है, वो जिससे जो उससे प्यार करता है उसके लिए वो खूबसूरत है। जैसे मम्मी पापा अपने हर बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे बच्चे गोरे हो या ना हो, काली ही हो, तो काले हो, लड़का हो या लड़की हो, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। तो मम्मी पापा के लिए बच्चा खूबसूरत है। लेकिन एक ही लड़की किसी के लिए खूबसूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लो मैं आपको बोलूं जैसे कि कैटरीना कैफ, ठीक है, कैटरीना कैफ मैंने बोला कि बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है, ओके, लेकिन किसी के लिए वो खूबसूरत नहीं है। मान लो वो हॉलीवुड का कोई हीरो है, उसके लिए वो खूबसूरत नहीं है। हॉलीवुड की हीरोइन है, उसके लिए वो खूबसूरत नहीं है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये सबके लिए डिफाइन नहीं है, एक पर्टिकुलर सबके लिए डिफाइन नहीं है। माने सारे इंसान के लिए वो ब्यूटीफुल नहीं है, ओके, किसी के लिए ब्यूटीफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स कहीं पर भी मोस्ट ब्यूटीफुल लग जाए, मोस्ट टैलेंटेड लग जाए, ब्रिलियंट लग जाए, मोस्ट फेमस लग जाए, समझ जाओ कि वो सेट नहीं, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड टीचर इन आवर कंट्री, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड टीचर्स इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में टैलेंटेड टीचर का कलेक्शन क्या सेट है? ये नहीं। मान लो आपके लिए मैं एक टैलेंटेड टीचर हूं, जो आप देख रहे हो, आपको लगा सर एहसान सर तो टैलेंटेड है, हमको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो चलो मैं आपके लिए टैलेंटेड हूं। लेकिन क्या हर बच्चा मुझसे समझ पाता है? नहीं। हो सकता है कि कुछ बच्चे मुझसे ना समझ पाए, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप लोग आखिर तक देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो मेरा पूरा वीडियो समझ में आएगा आपको। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओके यू गाइस, आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है मैं उनके लिए टैलेंटेड नहीं हूं। तो ये टैलेंटेड वर्ड जो है ना, सबके लिए अलग अलग होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, वेग, VAGUE, वेग प्राप्त कर रहा है, इसलिए ये हमारे लिए सेट नहीं है। तो ऐसा सेट जो सबके लिए अलग अलग हो, वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है, सिंपल बात है। मैंने बोला ब्यूटीफुल लग जाए, टैलेंटेड लग जाए, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्रिलियंट, मैंने बोल दिया, जैसे बोल दिया चलो कि मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन आवर कंट्री, ओके। अब हमारे इंडिया की टीम में जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट टीम है, वो मोस्ट टैलेंटेड था। विराट कोहली को आप टैलेंटेड बोलोगे, चलो आपके लिए वो टैलेंटेड है, लेकिन मेरे लिए टैलेंटेड नहीं है। मैं मानता हूं धोनी को, ओके। अब कोई किसी को मानता है, कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है। तो टैलेंटेड वर्ड सबके लिए अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, तो उसको सेट नहीं कहेंगे, वो वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। कभी भी ये वर्ड लग जाए, मैंने बोला फॉर मोस्ट फेमस राइटर, वो भी करेक्ट सेट नहीं है। जब भी मोस्ट लग जाए, मोस्ट राइटर, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट फेमस, ये सब सेट नहीं होता है, ओके। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बिहार बोर्ड 11th वाला क्लास के बच्चे के लिए, 12th में काम नहीं आया सब, मैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल करा रहा हूँ। लेकिन देखो, तो ये यानी कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सर ये सेट? बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। तो वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से ये सेट नहीं है, ओके। उसके बाद ये सेट है, क्यों सर? गर्ल्स, आप 11th क्लास में कौन लड़की आपके क्लास में पढ़ रही है, आप पता कर सकते हो, सब लड़की पढ़ रही है। कौन लड़की 11th में? सर ये फलाना लड़की, फलाना लड़की, अंजलि है, प्रिया है, चांदनी है, सब पढ़ रही है। तुम जाते हो क्लास, मान लो कॉलेज जाते हो, अभी तो नहीं जा रहे होगे, लेकिन क्लास जब जाओगे तो पता है आप जो लड़कियों का नाम है आपके 11th क्लास में, वो कॉलेज के बुक में, लिस्ट में इनरोल होगा, इनरोलमेंट होगा उसका। सिंपल बात है, पता है कि कौन लड़की पढ़ सकती है, ठीक है। कौन लड़की पढ़ रही है 11th क्लास में, तो वो पता है कि कितनी लड़की पढ़ रही है, तो वो पता है कि आपको कि ये फलाना लड़की पढ़ रही है। आप उसके बारे में डिसाइड कर पाओगे कि फलाना लड़की जो है 11th क्लास में पढ़ रही है, ओके। इसलिए वो कलेक्शन सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th इन योर कॉलेज इज अ सेट। सर सेट है क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, आप डिसाइड कर पाओगे। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई, ओके, दिस इज अ सेट। सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक। तो मैं समझा दिया, एग्जांपल है। तो ये सेट है सर, ये सेट नहीं है, ये सेट है, ओके। याद रहेगा बात को, मैं काट नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए मैं लिख दिया, ओके। तो ये दो एग्जांपल से मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया कि कौन सेट है, कौन सेट नहीं है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके। समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा समझ पा रहे हो? चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको।
आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कलेक्शन में माने सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है, कुछ कलेक्शन सेट हो भी सकता है, कुछ कलेक्शन सेट नहीं भी हो सकता है। जो वेल डिफाइंड है वही कलेक्शन सेट होता है। आइए एग्जांपल आपके सामने में, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हो गया, मोस्ट मैंने बोल दिया मोस्ट हैंडसम एक्टर इन इंडिया, तो वो भी वही बात है, वो भी सेट नहीं होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। बाकी आपको जो भी इस चैप्टर में आपको लेक्चर में दिया रहेगा, इस चैप्टर में जो भी मैं कलेक्शन लूंगा सब सेट होगा। ये दो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल था, इसलिए डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। माने सेट क्या होता है सर? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या सर? जो आप डिसाइड कर पाओ कि आपके पास पैमाना हो कि ये पर्टिकुलर आदमी या ये पर्टिकुलर एलिमेंट उस ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का मेंबर है, एलिमेंट है, तो उसको बोलेंगे सेट है। ओके, और वो वेल डिफाइंड है। लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि है कि नहीं है, वेग है, उससे वेग प्राप्त हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो वो सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। ओके चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ ले लिए होगा आप लोग। चलो मैं मिटा रहा हूँ। तो ये हो गया एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल तक दे दिया था, देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जो है अब मैं आता हूँ, मैं डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे। ओके, क्वालिटी थोड़ा बेहतर हो रहा होगा पहले से, धीरे धीरे सेट क्वालिटी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, अपना प्यार करते रहो, ठीक है, प्यार देते रहो। मैं आपको कुछ एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलो मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। चलो एग्जांपल, अब यहाँ से नया एग्जांपल मैं दूंगा। ओके चलो, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे मान लो एग्जांपल 1, फिर से मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल 1, अपना अब एग्जांपल आप लोग करना। 5 तक क्या था ना मैंने, लो 5 6 कर देता हूँ मैं, लो आप लोग समझ जाना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए ही ले रहा हूँ इसका नाम। चलो मैं इसको बताने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज मैं समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना बहुत अच्छा से। इस टॉपिक को मैं लिखने से पहले मैं इधर कुछ लिख रहा हूँ, चलो इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। कुछ कलेक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या चीज है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले लिख लो, पहले एग्जाम्पल में दे रहा हूँ उनको, कलेक्शन ऑफ, या सेट बोल दो चलेगा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैं उधर लिखूंगा, डोंट वरी, आप लोग अलग से लिख लेना नेचुरल नंबर्स। चलो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर पता है कि क्या होता है नेचुरल नंबर, बताओ जल्दी बताओ। ओके नेचुरल नंबर बताओ सर। नेचुरल नंबर ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ 5 ही तक बोल रहा है, मैंने ले लिया। चलो अब क्या करना है, इसको कॉमन लगा दिया, मिडिल ब्रेक लगा दो, यही है सेट, बात खत्म। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर मेथड। इसका नाम क्या है, रोस्टर मेथड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ए लिख रहा हूँ, इसका नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या नाम है सर, रोस्टर फॉर्म। मैं थोड़ा इसको मिटा करके सही से लिख दे रहा हूँ कि आप लोग को नोट्स में मिल जाए, नोट्स भी हो जाए। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, ओके, या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। तो इसमें क्या करना है, उस सेट के सारे एलिमेंट को लिख दो, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। चलो लिख दिया, चलो इसमें एलिमेंट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। एलिमेंट कितने इसमें बताओ तो, एलिमेंट कितने, इसको एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5। ओके, एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कितने नंबर है, कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने पहले बता दिया, उल्टा फल्टा करके लिख सकते हो, मैटर नहीं है। तो एलिमेंट्स इसको ईवी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर क्या होता है सर, और कितने एलिमेंट में, सेट में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है उसको काउंट करके लिख दो, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट, या इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। सो चिंता मत करना, सब सिंबल सब नाम सब है, कई कभी कभी सुना हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता, इस तरह हम लोग लिखेंगे। कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट फाइनाइट हो, माने काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5, ओके, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं उसको, फाइनाइट सेट। लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, याद रखना। तो जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके, तो ये फाइनाइट सेट है। एक तो ये मेथड हो गया रोस्टर फॉर्म। ओके, अब मैं कुछ वहां पे लिख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं, उधर सुनो। कुछ इनफाइनाइट सेट में समझा देता हूं, सम ऑफ द इनफाइनाइट मैं अलग से लिखना हूं, आप लोग इधर लिख लोगे पहले पेज पे, फिर लास्ट दूसरे पेज पे उसको लिखोगे। ओके, अलग से मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सम इनफाइनाइट सेट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सम इनफाइनाइट सेट क्या है सर, इनफाइनाइट सेट जैसे नंबर 1, चलो n होता है, n इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स n से लिखते हैं। अब इसको पूरा दिखा दो ऐसे करके, 1
2 3 4, कितने नेचुरल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसका लिख दो। आप कितना, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको पता है 1 होता है, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो नहीं पता है आपको, अनडिफाइंड होता है, कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। तो इसको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपको पता है ना कि 1 से स्टार्ट होता है, यस सर, काउंटिंग नंबर, तो ये पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये सेट ऑफ, जब भी कैपिटल एन लिखा रहेगा तो इसको बोलोगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, सेट है, याद रखो बात को। आप कौन नेचुरल, मैं बोलूं क्या इसके अंदर क्या जीरो नेचुरल नंबर है? तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है सर, तो जीरो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे सुनो, मैं लिख रहा हूँ कि जीरो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो लिखोगे जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो उसको ऐसे लिखा जाता है मैथ की भाषा में, ऐसे लिख दो, एन लिख दो, इसको काट दो ऐसे। ये बिलोंग का साइन है। बिलोंग का साइन जैसे कि इंग्लिश का ये लेटर है इप्सिलॉन, फिजिक्स में इस्तेमाल होता है परमिटिविटी के लिए और ईएमएफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, अक्सर मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर एक ही सिंबल फिजिक्स में इस्तेमाल होता है कई जगह, फिर मैथ में भी इस्तेमाल होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सिंबल। ओके, हमेशा मैं बोलता हूँ कि उसका नाम याद रखो, मतलब याद रखो। सिंबल याद रखोगे आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो नाम याद रखो। मैथ में तो इसी सिंबल एप्सिलॉन का अर्थ होता है कुछ और, अब फिजिक्स में उसका और अर्थ होता है। फिजिक्स में कई चैप्टर में उसका इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे यही ई है, इसका इस्तेमाल हम लोग कई जगह करते हैं। ई इसे लिखा जाता है एप्सिलॉन से। ये ईएमएफ के लिए भी इस्तेमाल होता है और फिर परमिटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, अगर फिजिक्स आप लोग 12th में पढ़े हो तो, नहीं तो टेंशन मत लेना। ओके, तो इसको पढ़ते हैं कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, माने जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, तो मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। चलो ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीरो डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग मतलब ओके उसमें नहीं है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या इसको ये भी लिख देते हैं, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बात खत्म। ऐसे भी लिख देते हैं, बोलते हैं, मीनिंग याद होना चाहिए, डोंट वरी, आपको समझाने के लिए सिंबल। ओके, अब क्या मैं पूछूं क्या 1 नेचुरल नंबर है? तो हाँ सर है, ऐसे लिख दो। क्या 2 नेचुरल नंबर है? हाँ है सर, ऐसे लिख दो। इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कब पढ़ते हैं इसको? 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं लिख देता हूँ n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर, तो 1 बिलोंग्स टू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू n। ओके, ये भी लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख सकते हो 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है। ओके, 1 नेचुरल नंबर है, दिख रहा होगा आप लोगों को। सर कितना गली में अटका रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। तो 0 एक नेचुरल नंबर है, सॉरी 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 1 नेचुरल नंबर है। 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी, इसे लिख सकते हो 2 बिलोंग्स टू n, सर है नेचुरल नंबर, 3 n नेचुरल नंबर है, इस तरह करके आगे लिख सकते हो। ठीक है, तो जब जो नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, जो उस सेट के अंदर नहीं है, उसको लिखा, जैसे इसी सेट के अंदर देखो, मैं क्या बोलूँ, क्या इसके अंदर 6 है, इस सेट के अंदर 6 है, तो बोलोगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या मैं बोलूँ 5 इस सेट के पार्ट है, सर इस सेट का पार्ट है, तो बोलो हाँ है सर, तो इसको पढ़ोगे 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये अगर है तो उसके लिए ये लिख दोगे, काटोगे नहीं, और नहीं है तो कट कर दोगे, तो इसको बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या पढ़ोगे, रिपीट करो, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, देखने से लग रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए मैंने लिख दिया यहाँ, मतलब समझाने के लिए आप लोगों को। तो ये सिंबल है बिलोंग का, इसका मीनिंग होता है बिलोंग, या ये भी बोल सकते हो 5 इज अ एन एलिमेंट ऑफ ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि ये बोल सकते हो 6 इज नॉट नेचुरल, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी 6 ए का एक एलिमेंट नहीं है, बट 5 ए का एक एलिमेंट है। ओके चलो, तो ये सिंबल, तो पहला नंबर हो गया। नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, चलो वो समझाने के लिए पढ़ा, थ्योरी लिख लेना अच्छा से। अब डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू क्या होगा सर, सेट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछना आप लोग कमेंट करके। ओके, होल नंबर्स क्या क्या होता है सर, आप लोगों को पता है 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर क्या है सर, 0, याद रखना बात को। डब्लू कहीं भी लिखा रहेगा कैपिटल डब्लू, आप मैंने बताया कि सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो डब्लू लिखा रहेगा, आपको समझना कि ये आपका होल नंबर का सेट है। उसके बाद 3 में लिख रहा हूँ। ओके, दो सारा नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, देखो ना 1 2 3 4 5, तो यानी बड़ा है, होल नंबर बड़ा है, होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर कंटेनिंग इन डब्ल्यू। ओके, यानी कि होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर के सेट में सारा नेचुरल नंबर का सेट आता है। ठीक है, याद ना बात को, सारा सेट नेचुरल नंबर आ जाता है। उसके बाद 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर। उसका मैं लिख रहा हूँ
जेड जेड भी बोलते हैं इसको, या आई भी बोलते हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, और आई लिखा जाता है इसको, पढ़ते सेट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णांकों का समुच्चय, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पूर्णांक, इंटीजर्स। ओके, हम लोग ये जेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी जेड इस्तेमाल किया है। ओके, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि इंटीजर को आई से लिखा है, तब तुम लोग सर आई से स्टार्ट होता है, आई से लिखना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी जेड से क्यों लिखा है? तो ये इंटीजर को लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड होता है जहलीन, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जहलीन, तो जहलीन से इसका लिया गया, वहाँ नंबर को इंटीजर को जहलीन बोलते हैं, तो जहलीन से जेड से स्टार्ट होता है, जेड से लिया गया है। तो एनसीईआरटी ये स्टैंडर्ड सिंबल जेड है, कुछ बुक में ये दिखाया गया, तो हम लोग जेड इस्तेमाल करेंगे। तो जेड का मीनिंग क्या होता है? इंटीजर आपको पता है क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आ जाता है इसमें, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको कैसे लिखा जाता है जेड। ओके, मैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसका मैं लिख रहा हूँ -1, ओके, -2, मैं -3 भी लिख रहा हूँ, डॉट 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 मैं लिख रहा हूँ आपको, डॉट डॉट डॉट। लो, नेगेटिव भी पॉजिटिव नंबर आ गया, सारा होल नंबर, सब सारा नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर भी आ गया, माने ये दोनों से बड़ा ये है, धीरे धीरे फैमिली बड़ा हो रही है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर आ गया होल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर आ गया जेड, यानी जेड के अंदर सब आ गया, उल्टा मैंने बोल दिया, जेड के अंदर आ गया होल नंबर के अंदर आ गया नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, सारे इंटीजर, माने सभी ये इंटीजर है, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। जीरो तो नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ओके, याद रखना बात को। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, सीधे सारा नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आता है, बात खत्म। सारा होल नंबर इंटीजर के अंदर आता है, डोंट वरी। चौथा लिख लो, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ध्यान देना अच्छे से। ये सब जो लिखा गया है इसमें तो एलिमेंट दिखा दिया गया, इसमें एलिमेंट दिखा दिया गया, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसमें रोस्टर फॉर्म कहते हैं इसको। मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्यू। ओके, इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ, बोलो बोलो, आप लोगों को पता है, शायद बहुत को पता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ओके, परिमेय संख्याओं का समुच्चय सुना है ना आप लोगों ने? रेशनल नंबर्स, जिसको वे नंबर्स जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9, 7 में, 10 में, 8 में, अर्लियर क्लास में। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू कहीं पर भी मैथमेटिक्स में दिखाई देगा था, बोल रहा है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। 5 नंबर देख लो। ओके, ये कैपिटल R बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। रियल नंबर किससे बनता है? वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर याद रखना कि बिना जो भी रूट के बाहर होता है सब रेशनल नंबर होता है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे पाई। ओके, और जो रूट के अंदर आता है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं टूटता है या वो स्क्वायर परफेक्ट नहीं होता है, तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे √2, √3 इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो रेशनल नंबर कैसे बनता है? रियल नंबर किससे बनता है? रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। ओके, तो अब इरेशनल नंबर को कैसे लिखोगे? बताओ कैसे लिखोगे? तो बताओ रियल नंबर को कैसे लिखोगे? रियल नंबर इक्वल टू हो जाएगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब मुझे इरेशनल नंबर निकालना है, तो क्यू को उठा के दे रहा हूं, तो आर में से क्यू घटा दो, तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर का सेट कैंसिल सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दोगे, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो मैं लिख रहा हूं, ओके, आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू क्या है सर? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इस तरह लिखा जाता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। ऑल नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। सर कितना गली में लिख दे रहा है। चलो, इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर लिख लेना। 7 भी मैं लिख ही देता हूं आप लोग के लिए। चलो, सी से लिखा था सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, चिंता मत करो, मैंने फिर भी नोट्स में आप लोगों के लिए लिख दिया कि आप लोगों को मिल जाएगा। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, 11th क्लास में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, x प्लस आयोटा वाई वाला, आयोटा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आर माइनस क्यू कैसे हो गया? रियल नंबर से रेशनल नंबर घटा दो तो इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? ये सेट का माइनस है, हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट कैसे किया था, आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका। चलो, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, आपको जरूर लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। एक और मैं छूट गया इसमें, मेरा एक छूट गया, मैं आप लोगों को पहले तो यहाँ मैं 8 में कर देता हूँ, 8 में छूट गया, मैं लिख रहा हूँ जेड प्लस। आपको यहीं पे लिखना चाहिए, जेड के बाद ही लिखना चाहिए था उसको। ओके, चलो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जेड प्लस, इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल इन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर तो समझ में आ गया, तो इंटीजर 3 तरह का हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा। देखो ना क्या क्या आएगा इसमें, आएगा सर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट,
ये सर ये तो नेचुरल नंबर हो गया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लिखा क्वेश्चन आता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ गया, पॉजिटिव नंबर भी आ गया। तो z प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, उसके अंदर ये 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर है, अब वही नेचुरल नंबर होता है, यानी नेचुरल नंबर के सेट को ही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कैपिटल N यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, दोनों सेम ही चीज है। कई बार आ जाता है बच्चा कंफ्यूज जाता है, सर पॉजिटिव इंटीजर और यही तो नेचुरल नंबर है। ओके, याद रखना, z नेगेटिव लिख दोगे, z माइनस लिख दोगे, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर था, -1 -2 -3 सब आ जाएगा, और जीरो नहीं है उसमें। और मान लो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर यानी जीरो छोड़ देना। ओके, ये सब बात को ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत काम का चीज है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार रिकॉल करो। चलो मेरे साथ रिपीट करो, आप लोग रिपीट करो, चलो जोश में आ जाओगे। कैपिटल N क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर्स। कौन नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल W क्या है सर? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। Z क्या है सर? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Q क्या है सर? सेट ऑफ रियल नंबर्स। R क्या है सर? सेट ऑफ रियल नंबर्स। जल्दी रिपीट करो मेरे साथ। R माइनस Q क्या है सर? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। C क्या है सर? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z पॉजिटिव क्या है सर? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नेचुरल नंबर के ही बराबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। क्या क्या नंबर है इसमें याद रखना। आप सुनो, इसको कहो सर Q में आपने नंबर इसको दिखाया कैसे नहीं, नंबर में क्यों नहीं दिखाया? जैसे आपने Z का नंबर दिखा दिया, एलिमेंट को दिखा दिया, तो Q को क्यों नहीं दिखाया आपने? तो Q में क्या है कि आप Q में एलिमेंट में देखो, Q में क्या है, सब नंबर आया था, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, सब आएगा, बहुत सारा नंबर है, 5/8 भी आ जाएगा, सब रेशनल नंबर है, 8/6 भी आ जाएगा। ओके, सब रेशनल नंबर है, तो इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है कितना नंबर उसका है। इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये सभी इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मतलब क्या हुआ सर? जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। ओके, तो इस सभी का हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। अब कौन कौन से नंबर कौन में आता है? देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन है आपका? सबसे बड़ा नंबर C है, कैपिटल से। मैं एक और चीज लिखता हूँ, सबसे बड़ा C है, तो सबसे छोटा कौन है सर? N। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, N सेट छोटा है कि बड़ा है, उसके लिए एक सिंबल हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेट के लिए, वैसा ही सिंबल है, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे छोटा कौन है? N, इसको ऐसे लिखते हैं, N सबसे छोटा। सारा N आया था W में, तो W उससे बड़ा, उससे भी बड़ा क्या सर? उससे बड़ा कौन है? Z से बड़ा कौन है सर? Q। Z से बड़ा Q से बड़ा कौन सर? रियल नंबर। Q से, ये इसको C की तरह नहीं है, ये C की तरह, इसको छोटा सा बोल सकते हो सेट के लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग, सबसेट बोलते हैं इसको, सबसेट आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी को। अब सबसे बड़ा कौन है? C। मैं लिख रहा हूँ C, ये C है, ये C है, C, ये वाला C सबसे बड़ा C है, मैंने सबसे बड़ा C है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हैश रख दे रहा हूँ उस पर। ओके, याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया ये। इसको पढ़ते हैं N सबसेट ऑफ W। W सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन है? N, उससे बड़ा W, उससे भी बड़ा Z, उससे भी बड़ा Q, उससे बड़ा R, उससे बड़ा C। ओके, माने C जो है सारे नंबर्स का सेट, सबसेट है, माने सबसे बड़ा सेट जो कौन है तुम्हारे पास नंबर में, नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तरह का समझो तो। ओके, तो ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, चलो हो गया। अब सब कहोगे सर सेट का रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ा रहे थे। ओके, अब सेट के रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया कि 2 तरीका होता है। एक तरीका तो मैंने पढ़ा दिया, रोस्टर फॉर्म। क्या नाम है इसका? रोस्टर फॉर्म। बी में देख लो, बहुत मजेदार है, 20 सुन लो। एक तरीका मैंने आपको बता दिया ये। ओके, चलो, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि एलिमेंट काउंट कर सकते हो, 5 एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि आपने इस सेट, इस कलेक्शन को, एग्जांपल 6 को आपने इस तरह लिख दिया, कॉमा दे करके बड़ा मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया, इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है। कहोगे सर 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, क्योंकि फास्ट 5 नेचुरल नंबर लेना है। तो ये तो क्लियर है, आप लोग कंफर्म बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, इस तरह लिख सकते हो। अब एक दूसरा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मेथड का नाम क्या है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है। मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा आपको, बहुत आसान तरीके से। सेट बिल्डर फॉर्म। सर ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये, इसमें क्या करते हैं कि एलिमेंट जो भी सेट को लिखना होता है, उस सेट के सारे एलिमेंट का को एक वेरिएबल से लिख देते हैं, एक वेरिएबल लिख देते हैं सारे एलिमेंट के बदले में। वेरिएबल या तो x होता है या तो y, कोई भी ले सकते हो वेरिएबल। तो मैं इस सेट को फिर से लिख रहा हूँ, a को। ओके, वहां पे x लिख दूंगा मैंने इस पूरे नंबर के बदले में मैंने x लिख दिया, मैंने 1 2 3 4 5 के बदले में x लिया। नहीं, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। x वेरिएबल है, इसलिए तो इसका नाम रखा गया वेरिएबल, चेंज कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो 1 से लेकर 5 तक है। लेकिन बताओ x लिखने से काम चलेगा? नहीं, क्योंकि सर x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, x नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर सिर्फ 5 तक थोड़ी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 5 तक लेना है, तो बोलना पड़ेगा आपको कि x क्या है। तो पहले लिख दोगे यहाँ पे 2 बुनका दे दोगे, इस बुनका को बोलते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? 2 जो बुनता लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, ओके, जो आंख देख रहा हो, तो वो बिंदु जो आपको वो सच दैट कहलाता है, सच दैट, इस प्रकार। ओके, इसको लिखते हैं, तरीका होता है लिखने का। आप इसको बोल देंगे कि x नेचुरल नंबर है, तो इसको ऐसे लिख दोगे,
क्या x क्या है? नेचुरल नंबर है। नंबर क्या है? ये नंबर नेचुरल नंबर, कुछ बोल भी रहा है कि नेचुरल नंबर लेना, तो x नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 सब नेचुरल नंबर है, लेकिन मुझे लेना कहाँ तक है? 5 तक, तो लिखना पड़ेगा इसको, उसको भी लिखना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। अगर तुमने लिख दिया लेस देन 6 तो 1 2 3 4 5 तक ही जाओगे, 6 तक जाओगे ना, 6 लेस देन 6 है, 6 से छोटा है। इस तरह भी लिख सकते हो, या लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 1 2 3 4 5 यानी इक्वल लग गया तो 5 तक ले सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है आपका, कोई एक लिख देना, मैंने कोई यू लिख दिया ऊपर वाला। तो इस तरह लिखने का क्या हुआ कि सारे एलिमेंट को मैंने एक वेरिएबल से लिख दिया और उसके प्रॉपर्टी को, उसके गुण को वहां पे मैंने लिख दिया। उसका गुण क्या है कि वो नेचुरल नंबर है और उस 5 से छोटा। मैं इसको देख करके बता सकता हूं कि कौन कौन इसके अंदर एलिमेंट है, ये पता चलना चाहिए। तो ये सेट जो लिखने का तरीका है, ये जो मेथड लिखने का मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है इसका? बहुत फेमस मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है इसका? ओके, समुच्चय निर्माण विधि हिंदी बोलते हैं। ये रोस्टर मेथड है, टेबुलर मेथड बोल सकते हो, सारणिक विधि बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में चलो कोई बात नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म, कौन फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? बोलना ना हो रहे हो सर, लंबा वीडियो हो रहा है सर, कोई बात नहीं, लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को मैंने शुरू में बताया कि आप लोग एकदम रिलैक्स होकर वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, हम कुछ एग्जांपल में करवाता हूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके चलो, तो पहले आप लोग क्या करो कि पूरा का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जांपल करवाता हूँ अगला स्लाइड पे। ओके, कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, चलो ले लिया एग्जांपल। चलो ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल मैं 6 ले रहा हूँ, 7। ओके, एग्जांपल 7 मैं लिख रहा हूँ, एग्जांपल तो मैंने लिख चुका हूँ, 7 लिख रहा हूँ मैं, एग्जांपल 7। चलो मैं कुछ आप क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में देता हूँ, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो मैं दे रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। जैसे मैं सेट लिख रहा हूँ ए, ओके, मैं सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूप फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को अक्सर दिक्कत होता है इसमें। आपको अभी दिखने में अजीब लगेगा, लेकिन देखो बहुत आसान है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ अच्छा से, एक्स सच दैट, मैं एक्स इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया जैसे 2n + 1 सच दैट, ओके, यहाँ पर लिख दिया n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड क्वेश्चन में कंडीशन मैंने लगा दिया। अब ये पता होना चाहिए आपको कि नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, एंड मैंने लिख दिया यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू 5, मैंने ऐसे लिख दिया, हटाओ। चलो 5 तक ले लिया मैंने। चलो अब इसको वैल्यू को मैं प्लस किया, माइनस कर रहा हूँ, हटाओ। चलो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब बताओ n की जगह आपको क्या रखना है, बताओ n का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? n का वैल्यू क्या बोल रहा है कि n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल लेना है। अब यहाँ पे ये कंडीशन लगाता है तो नेचुरल सारा नेचुरल नंबर पुट करना पड़ता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन लगा 5 तक लेना है, 5 तक लेना है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो 5 तक नहीं, n का वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, रखो। अगर आपने यहाँ पे x की n की जगह 1 रखा, क्या रखा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2, मैं पहली बार करके दिखा रहा हूँ, 1 बचेगा। n का वैल्यू आप 2 लोगे तो 2 × 2 -1 = 2 2 4 3 हो जाएगा। दो दिखने से लग रहा है बहुत आसान है। n का वैल्यू 3 लोगे, मैं समझाने के लिए डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को, आपको आता है मुझे पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। n = 4 ले लो, 2 × 4 -1 7 हो जाएगा। n = 5, x = 2 × 5 -1 9। 6 लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 5 तक लेना है। अगर नहीं दिया रहा था ये कंडीशन तो पूरा नेचुरल नंबर लेता है, डॉट डॉट लगा देता है, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है सर? 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 है, 1 3 5 7 9 हो गया। आगे पीछे कर सकते हो, मैंने बोला था कि एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया सेट, कितना ईजी है, क्लियर इज क्लियर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ओके चलो, तो ये हो गया आपका, ये देखो रोस्टर फॉर्म में दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है, कैसे समझेंगे सर? सेट बिल्डर देखो वेरिएबल दिया हुआ है, इस लिखा हुआ है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बहुत इजी में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट दिखाई देगा लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह कोई उसका कोई वेरिएबल यूज होगा और उसका प्रॉपर्टी वहां पर रिप्रेजेंट कर देगा। तो यही है आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ये बहुत इजी है। सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होता है कि रोस्टर फॉर्म में आसानी से समझाया जाता है, तो दोनों आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होगा, रिलेशन में बहुत यूज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पूरा देखो और उसको तो पूरा अच्छा से याद कर लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, कौन तुझे यूं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ सर। चलो कोई बात नहीं है, क्या करें, आप लोगों के चक्कर में गाना गाना पड़ता है। मिटा दो इसको, मिटा दो, चलो मिटा रहा हूँ। तो 2 मेथड हो गया लिखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का 2 मेथड हो गया। चलो एक हो गया रोस्टर फॉर्म, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। चलो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलो मैंने अभी इससे पहले 1 घंटे का वीडियो बनाया था इसका, ओके,
1 से 1.5 घंटे का वीडियो, 1 घंटा वीडियो हो गया था। अब मेरा माइक का मैंने स्विच ऑफ रखा था। 1 घंटा मैंने बकने के बाद देखा मैंने वीडियो बन गया, कंप्लीट हो गया। जब मैंने ओके किया तो देखा माइक ऑडियो तो आ ही नहीं रहा है। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करें, लेकिन आप लोगों के प्यार में फिर से मेहनत करना पड़ा मुझे। चलो कोई बात नहीं है, बस आप लोग अपना सपोर्ट करते रहो, मेहनत करते रहो। आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, तब मैं गाइस बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो कितना इंप्रूव कर रहा हूँ मैं, आप धीरे धीरे इंप्रूव, इतना ज़्यादा इंप्रूव करूँगा आप लोगों के लिए, बहुत कुछ करने वाला हूँ। बस आप लोग मेरा साथ देते रहो, बच्चों को खूब शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि हर गरीब बच्चा तक, हर बच्चों तक मेरी क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। हर बच्चा हकदार है इसका। ओके, कि पैसा के अभाव में कोई बच्चा ना पढ़े, ये बहुत गलत है। ओके, पहले का टाइम नहीं, ये न्यू जनरेशन है। ओके, और ये चल रहा है, समझो कि न्यू एरा चल रहा है, बहुत बड़ा नया ज़माना चल रहा है। ये एक रेवोल्यूशन चल रहा है यूट्यूब, मैंने कि ये बोल सकते हो सोशल मीडिया के ज़माने में, कि आप इसका फ़ायदा उठा करके बहुत कुछ कर सकते हो अगर सही इस्तेमाल करो तो। ओके, इसलिए हर बच्चों तक शेयर करो। एक बच्चा भी मगर मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा पाया तो मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा, मेरा मेहनत कामयाब हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग शेयर करो, खूब शेयर करो अपने दोस्तों में, जितने क्लास के बच्चे सबको शेयर कर दो। ओके, चलो हो गया। मैं कुछ एग्जाम्पल और करवाता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2 एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल मैं लेकर दिखाता हूँ आपको। चलो, तीसरा क्या था, 5 था, 6 था, क्या था, देख लेना आप लोग, एग्जाम्पल देख लेना। जो भी है एग्जाम्पल मैं खाली लिख दे रहा हूँ, नंबर आप लोग दे देना, ठीक है। नंबर मुझे याद नहीं था। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में बी लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं एक सेट देता हूँ, ध्यान देना आप लोग अच्छा सा। मैं उल्टा करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बार। मैं इस बार दे रहा हूँ 1, 4, 9, 16, 25, 36। चलो ये मैंने दे दिया। चलो अब मुझे ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मुझे इसको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन होते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में पहले पहचानो कि इसमें क्या खास बात है, खास बात पहचानो आप लोग इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो लिखो तो, ये 1 है, 1 2 4 9 16, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ गए हो गया आप लोग, समझ गए हो गए। ये 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख दो, पहले अरेंज करता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यस सर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। हो गया, बहुत आसान है। ओके, स्क्वायर है, 6 तक है, स्क्वायर है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, तो क्या करना है, एक्स लिख देना, एक एक्स इक्वल टू कर दो। ये कहाँ तक है, 6 तक है, पहले लिख दो एन स्क्वायर, एन लिख दो, वेरिएबल लिखना है एन स्क्वायर। सिर्फ एन स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपका चाहो तो सिर्फ एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, चलेगा। लेकिन इस तरह लिखने का तरीका होता है कि एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, सच दैट ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, स्लैश मार भी सकते हो, ठीक है। अब बताओ एन क्या है, कहाँ तक रहना है, एन का वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा। तो ये बोलना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर है, तो एन नेचुरल नंबर है, पहला पॉइंट हो गया। एन क्या है, नेचुरल नंबर। एंड कहाँ तक रखना है, 6 तक रखना है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 6 या लेस देन 7 कर सकते हो, गया। यही है सेट बिल्डर फॉर्म, कितना इजी है, पहचानना पड़ेगा आपको। एक और एग्जांपल देख लो। ओके, मैंने किससे, ये रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में था। एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ आपको। चलो ये अच्छा एग्जांपल है, चलो आप लोग बताना, देखता हूँ मैं कौन बच्चा जवाब देता है, देखता हूँ कौन बच्चे जवाब देते हैं। 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/11। चलो इसको करो, कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो, इसको कैसे करोगे। तो देखो 3 ऑड है, और ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये नीचे वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा, नीचे वाला चेंज हो रहा है। तो कैसे करोगे, सोचो सोचो। ये 3 क्या ऑड है, ऑड को क्या लिखता है, 2n-1, तो 2n-1 अगर लगे तो n का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो 3 है तो प्लस कर दो, क्लियर है, हो गया, बहुत आसान है, समझ आ रहा है। ऑड नंबर है तो क्या करोगे, x को 2 लिख दोगे, 1/2n + 1, क्या लिख दोगे, 2n + 1। अब n का वैल्यू 1 रखो तो 3 हो जाएगा, 2 रखो तो 5 हो जाएगा, यानी कि n का 5 रखो तो 11 हो जाता है। n नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर ही मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ तो होल नंबर भी इस्तेमाल हो जाएगा उसमें। तो n और n लेस देन इक्वल टू 5 तक रखना है, 5 रखोगे तो 11 मिल जाएगा, 1/11। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, हो गया, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। कितना ईजी है, देख रहे हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप लोग एक और एग्जांपल देता हूँ, लो एग्जांपल नंबर आप लोग लिखना, क्या नंबर है, डी लिख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ इस बार कौन जवाब देता है। 1 2 4 8 16 32। चलो आप लोग बताओ इसका क्या होगा, बताओ, सोचो। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 के पावर में बढ़ रहा है, 2 का पावर 0 हो गया, यानी कि 2 के पावर 0। तो कैसे लिखोगे, x इक्वल टू 2 का पावर n लिखोगे, n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के होल नंबर। बताओ 2 का पावर 0 रखोगे तब ना 1 होगा, 0 तो होल नंबर से स्टार्ट है, होल नंबर है, 0 होल नंबर है। ओके, तो रखोगे n इज बिलोंग्स टू w, एंड आई लिखना पड़ेगा कहाँ तक होल नंबर लेना है, बताओ। 2 का पावर 5 है, 32 ना, तो n का वैल्यू 5, यानी 5 रखो, यानी n का वैल्यू एंड इसका वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, लेस देन 5 ही तक लेना है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 रखो तो 1 हो जाएगा, 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो ओके 4 आ जाएगा, 3 रखो तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 रखो तो 2 का 4 16 हो जाएगा, अब 5 रखो तो 2 का पावर 5
32 हो जाएगा। बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। तो ये सेट डेवलप होगा। तो कुछ खास क्वेश्चन था, स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, तो इंपॉर्टेंट समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके चलो, तो ये भी क्लियर हो गया, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। ओके मिटा दूँ, ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करना, और आप लोग बोलो तो और एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। ओके चलो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। चलो मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, मैं हट जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो सर ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके चलो मैं मिटा रहा हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं कुछ एक और अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। सेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझ लेना, ये जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आप मिटा रहा हूँ। ओके चलो, ओके इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके चलो ये मिटा दे रहा हूँ, उसको भी लिख लिया हो गया आप लोग ना, उसको लास्ट पेज में, अलग पेज में लिख लेना, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो तो अब एक और है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक खत्म कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है सर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक होता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ओके सिंगलटन सेट क्या होता है सर, किसी सेट के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट है, जैसे मान लो इसमें कितने एलिमेंट है, बताओ कितने एलिमेंट है सर, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 है, एक ही एलिमेंट तो है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ओके आइए फाइनाइट सेट होता है, ये बात याद रखना, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट जिसमें एलिमेंट काउंट कर सकते हो, मानी फाइनाइट एलिमेंट हो उसमें। ओके इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, याद रखना बात को, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब एक होता है नंबर 2 इम्पिटी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं वीबीआई लिख दे रहा हूँ, वीबीआई, बीबीआई नहीं, बीबीआई नहीं, अभी बीबीआई नहीं बाकी है। ओके तो लोग खुश हो जाते हो सुन करके, लड़का लोग, नहीं जी वीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा इम्पिटी सेट। इसका एक और नाम है वॉइड सेट, वॉइड सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं। स्पेलिंग में गलती कर रहा हूँ शायद, देख लेना आप लोग, वॉइड सेट, मैंने बोला ना कि स्पेलिंग गलती हो सकता है, वाइट सेट देख लेना आप लोग, वाइट क्या होता है वाइट सेट, चलो वाइट सेट देख लेना आप लोग। चलो तो वाइट सेट जो है दो नाम है इसका। क्या होता है सर इसमें, जैसे मैंने इसको लिखना सिंबल इसका ये फाई से लिखा था, जैसे आप फिजिक्स आप देखो इम्पिटी सेट को फाई से लिखते हैं, आप फिजिक्स में इसके लिए फ्लक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर 12th बच्चे पढ़ रहे हो तो। जैसे सिंबल कभी मत याद करो, ऑलवेज रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दैट सिंबल, मतलब उसका मतलब याद रखो, कभी सिंबल याद मत रखो, क्योंकि सिंबल कैन बी चेंज, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सिंबल। सिंबल के कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, हाँ कुछ सिंबल स्टैंडर्ड है, कुछ सिंबल स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए मतलब याद रखो। तो ये फाई क्या इम्पिटी सेट है, इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता ऐसा। अब ऐसे याद होगा सर सेट एक कलेक्शन है, तो सेट कैसे से एक एलिमेंट ना हो, एक एलिमेंट कैसे होगा सर, कलेक्शन मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं। मैं आपको अब समझाता हूँ सेट के डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मैंने ये समझाया था आप लोग को। अब एक चीज समझो, सेट को ऐसे समझो कि सेट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, सेट एक बक्सा है। अब बक्सा के अंदर कुछ एक वस्तु हो सकता है, 2 वस्तु हो सकता है, नहीं भी रह सकता है, बक्सा खाली है, तो बक्सा खाली है तो उसको बोलेंगे इम्पिटी बॉक्स, उसी तरह बोलोगे इम्पिटी सेट अगर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो। अब बक्सा के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो उसके अंदर मैंने एक चीज रख दिया, मान लो मैंने एक कपड़ा रख दिया, एक कपड़ा, तो उसका वो एक एलिमेंट उसमें अंदर है, कपड़ा भी है उसके अंदर, मान लो कि मैंने कुछ सामान रख दिया, एक और सामान, तो वो 2 चीज हो जाएगा, तो पेयर सेट कहलाता है। तो मैंने बक्सा की तरह सोचो कि सेट एक बॉक्स है, जस्ट लाइक अ बॉक्स। अब बक्सा खाली भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो बॉक्स खाली है तो उसको बोलेंगे इम्पिटी बॉक्स, तो या सेट के केस में उसको बोलेंगे इम्पिटी सेट। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके समझ रहे हो आप लोग, बहुत समझदार हो नहीं जी चलो ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत हो रहा है, ध्यान दो। तो इम्पिटी सेट के लिए, इम्पिटी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होता इसके अंदर, खाली एक भी एलिमेंट। ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि एलिमेंट इसमें 0 है, काउंट कर सकते हो। ओके काउंट करके बता सकते हो कितना एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है। अब एक बच्चा कहेगा सर 0 का मतलब क्या, एलिमेंट काउंट करो, काउंट कितने एलिमेंट, इसको काउंट करो कितने, एक है, एक एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0 एलिमेंट है, काउंट करो एक भी नहीं है। अभी एक बच्चे को मैं देता हूँ, बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, हैशटैग देख रहे, मैंने ऐसे लिख दिया, बोलो मैं बोलूँ कि ये कौन सेट है, बताओ सिंगलटन सेट है कि इम्पिटी सेट है, तो कोई बच्चा बोले सर इम्पिटी सेट क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है। अरे 0 एलिमेंट नहीं है, 0 एक खुद एलिमेंट है, माने कि ये बक्सा में एक एलिमेंट रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है, 0 एक एलिमेंट रखा हुआ है, एक एलिमेंट तो है, ये सिंगलटन सेट है, मैं लिख रहा हूँ ये, दिस इज अ सिंगलटन सेट। ओके सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो, नॉट इम्पिटी सेट। ये इम्पिटी सेट नहीं है, रॉन्ग मत करना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये इम्पिटी सेट नहीं है। ओके सिंगलटन सेट क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ, अगर ए तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, काउंट करो एक एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, तो ये गलती मत करना है, सिंगलटन सेट है, इम्पिटी सेट नहीं है। ओके अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो बताओ, तो ऐसे लिख दूँ तो बताओ, ये भी सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 5। ओके तो गलती मत करना, दोनों सब में फर्क है, ठीक है। चलो
उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल, तो समझ में आ जाएगा आपको। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने बोल दिया, चलो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया, चलो कंडीशन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो। क्या बोल रहा है ये, कौन फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग बना सकते हो। चलो इसको पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने तो आता ही हो ना, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करो। x का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए, बस ये लेना है। 5x को लिख दो, 3x प्लस 2x आता है ना, फैक्टराइजेशन करना है। ये सब नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को मैथमेटिक्स में। अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स 10th क्लास में पढ़ा रखा है, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चे अगर वीक हो तो देखो, कमजोर होना गुनाह नहीं है, ओके। गुनाह इस बात में कि आप पढ़ नहीं रहे हो, ओके। नहीं कि कमजोर होना गुनाह नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ना गुनाह है, ये गलत है। एक कमजोर होना गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, मेहनत करो तो आप लोग भी अच्छा हो जाओगे। मैं एक एक बच्चों को बिल्कुल ब्रिलियंट बना दूंगा, मेहनत बना दूंगा। तो ब्रिलियंट बच्चा, ओके, मेहनती नहीं होता है तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेहनती बच्चा एक दिन ब्रिलियंट जरूर बनेगा। तो ब्रिलियंट मेहनती हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेहनती बच्चा ब्रिलियंट जरूर बनेगा एक दिन, ये तो तय है, अगर कंटिन्यू मेहनत कर रहा है तो। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहनती होना जरूरी है। नहीं पढ़ रहे हो तो क्या बोलते हैं, गुनाह कर रहे हो। अगर समझ नहीं रही हो तो गुनाह नहीं है। ये में समझना, मैं आप पढ़ाई सर के पास पढ़ रहे हो, पढ़ाई समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। मेहनत करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, जरूर कभी ना कभी समझ आएगा, आपको अच्छा टीचर मिलेगा। और मैं आपके इस सफर में आपका साथ दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। मैंने मिटा दिया ये वाला, चलो सॉल्व करो। तो फैक्टरेशन नहीं आता है तो आप सीखोगे, मैं बेसिक में पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ओके। चलो ध्यान दो। तो अब इसका फैक्टर तोड़ो, एक्स कॉमन लो, आता है आप लोगों को शायद, ओके। एक्स प्लस 3 हो जाएगा 236, ओके। एक्स प्लस 3 दो कॉमन ले लो, 2 ठो है तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दो, जल्दी करो, ओके। एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दो, तो एक्स प्लस 3 का वैल्यू जाएगा -3 हो जाएगा, तो अब -3 इधर से आएगा, नहीं एक्स का 2 वैल्यू आ गया -3 और -2। अब बताओ कि मुझे तो नेचुरल क्वेश्चन में देखो, सेट में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सेट में जो चीज, जो एलिमेंट आएगा वो इसके आधार पर आएगा, जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उसका, जो डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन करना बहुत जरूरी है, इसका डेफिनेशन पढ़ना। तो बोला नेचुरल नंबर लेना, क्या -3 -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है सर, -3 -2 तो इंटीजर है, और यहाँ पे इंटीजर बोलता था -3 -2 लेता मैं, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा एक नेचुरल, दोनों इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, यानी सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर ओवरऑल बोला जाए कि सेट में कितने एलिमेंट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कौन एलिमेंट है, ये कौन सेट है, एम्प्टी सेट है। क्या ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है? तो बोलो सर एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक छोटा सा बात और देख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, थ्योरी अलग से कॉपी में लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कोई सेट, अगर कोई सेट एम्प्टी सेट नहीं है, कोई सेट एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी। क्या बोलते हैं इसको? नॉन एम्प्टी। तो मैं लिख रहा हूँ देन ए इज नॉन एम्प्टी। क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एम्प्टी। तो ये भी फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट है, ओके। लेकिन नॉन एम्प्टी सेट जो होगा, नॉन एम्प्टी सेट जो होगा वो फाइनाइट भी हो सकता है, मे बी, मैं लिख रहा हूँ मे बी फाइनाइट, मैं ये फाइनाइट हो सकता है, नॉट, मे और मे नॉट भी फाइनाइट, मैं लिख रहा हूँ मे फाइनाइट, मे बी फाइनाइट, मैं लिख रहा हूँ मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ओके। चलो जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, पूरा नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट सेट है, ओके। नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ओके। एंड तुम नेचुरल नंबर को शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना लिख दो, काफी है। आप शॉर्ट फॉर्म में इस सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बाद में लिखना, पहले इसको एग्जांपल बना लो, बहुत ईजी है। तो ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ओके। इस तरह एग्जांपल करने के लिए वो आपको बोल देगा, जिसमें 2 एलिमेंट हो तो उसको पेयर सेट कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्टी सेट है, ओके। चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने, ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो तो आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, आप लोग जाकर देखो, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करो, ओके। बच्चों को खूब शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और लाइक करके जाना, गुरु दक्षिणा देकर जाना, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, देखो कितना बच्चा लोग लाइक, बताओ आप लोग कितने गाने को लाइक करते हो, हीरो को लाइक करते हो, फिल्मों को लाइक करते हो, यार हम लोग इतना मेहनत करते हैं, टीचर लोग इतना मेहनत करते हैं, उनके वीडियो को अप्लाई करो, ओके। ये बहुत बड़ी बात है, लाइक कर दोगे हम लोग को हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है, जोश मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करके जाना, गुरु दक्षिणा देकर जाना, और दोस्तों में खूब शेयर करो, ओके। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कर जरिए जरूर पूछो। आपसे मेरा कोई हमको सजेशन देना हो, कोई टॉपिक पे बात करना हो कि सर ये टॉपिक बनाइए, ये टॉपिक बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। पहले कमेंट के जरिए आपको बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इस तरह अपना सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, अपना साथ देते रहो,
ठीक है। तो मैं भी आप लोगों का साथ देता रहूँगा और अच्छा से अच्छा वीडियो, क्वालिटी भी बढ़ेगा अच्छा से, चिंता मत करना। बस आप लोग जो भी कमी लगे आप लोग बताते रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।